है जिसकी शादी कर देते हैं उसके माँ बाप, और शादी के दूसरे दिन सुबह ही वो अपने मायके आती है और अपनी माँ को रो रो कर बोलती है कि माँ, तूने मेरी शादी एक बूढ़े इंसान से करवा दी। मैंने तेरे कहने से 70 साल के बूढ़े से शादी कर ली। मेरी 19-20 साल की उम्र है और तूने मेरी शादी उससे कर दी। वो किसी लायक नहीं है और मेरी कोई भी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और मैं कैसे रहूँ उस घर में। मेरा पति बूढ़ा है, मैं क्या करूँ, वो किसी काम का नहीं है। मेरा पति नामर्द है। वो इतना सब कुछ बोलती है और रोती है। जब उसकी माँ उसको रोते हुए देखती है तो अपनी बेटी को बोलती है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक ऐसी दवाई दूंगी जिससे तेरा बूढ़ा पति जवान बन जाएगा और जवान बनने के बाद में वो तेरे साथ अच्छी तरह रहेगा। जब वो अपनी उसकी बेटी अपनी माँ की ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही कहती है कि जैसा भी है वो मेरा पति है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। बेशक बुढ़ा है लेकिन मेरी उसके साथ शादी हुई है तो वो मेरा पति ही। अब उसकी माँ उसे दवाई देती है। वो दवाई लेकर बहुत खुश होती है। दवाई ले जाकर अपने पति को बिना बताए दे देती है। जब अपने पति को दे देती है उसके बाद जो भी कुछ होता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, एक माँ बाप होते हैं, बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। उसकी नौकरी लगती है, 2-4 दिन करता है, फिर नौकरी छूट जाती है और घर का किराए का घर होता है। बहुत ही मुश्किल से वो किराया जुटा पाता था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटी थी, 2 बेटे थे छोटे छोटे। और जो बड़ी बेटी थी वो 19-20 साल की थी। 19-20 साल की उसकी बेटी थी और उसका नाम रेखा था। अब घर में तंगी इतनी थी कि एक टाइम अगर खाना खा लेते तो दूसरे टाइम के लिए खाना नहीं होता था। इतनी तंगी थी घर में, क्योंकि बाप की नौकरी नहीं लगती थी। अब धीरे धीरे कमरे का किराया भी चढ़ता है, 3 महीने का किराया होता है। और जो उस घर का मालिक होता है वो उनके पास आता है किराया लेने के लिए। वो हर बार टाल दिया करता था। ऐसे ऐसे 3 महीने का जब खट्टा हो जाता है तो वो आता है वहाँ। 65-70 साल का वो बूढ़ा होता है। अब उसको बोलता है कि 3 महीने हो गए, मैं कैसे करूँगा अपने घर का, वो तुम्हारे किराए से ही तो मेरे घर का गुजारा होता है। जब तुम लोग किराया ही नहीं दोगे तो मैं कैसे गुजारा करूँगा। मेरे पास मेरी विधवा बहन रहती है, उसके बच्चे हैं। विधवा बहन तो थोड़ी दूर रहती है लेकिन उसने अपने 5 बच्चों को मेरे पास छोड़ रखा है, जिसकी परवरिश मैं ही करता हूँ। माना कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं और तुम्हें किराया देना ही होगा, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं किसी और को रख लूँगा। अब वो ये सारी बातें तो करता है लेकिन उसकी नज़र उसकी बेटी के ऊपर ही रहती है। जब उसकी बेटी के ऊपर नज़र रहती है तो वो हाथ जोड़कर बहुत बोलते हैं कि 1 महीने का हमें टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो। ऐसे करते करते वो नहीं मानता। अब 2-4 लोग आते भी हैं लेकिन मदद कोई किसी की नहीं करता। लेकिन फिर भी 1-2 जने ऐसे होते हैं जो उसको बोलते हैं कि बेचारा गरीब है, छोड़ दो। ज़रूरी तो नहीं कि आपका एक ही मकान है, आपके और भी तो मकान है। एक मकान से अगर किराया नहीं मिल रहा, थोड़ा लेट मिलेगा तो क्या बात है लाला जी, आपके तो और भी मकानें हैं, दुकानें हैं। आपकी तो अमीर जो रिच लोग होते हैं उसमें से एक में गिनती होती है आपकी। आप क्यों इस गरीब के पीछे पड़े हो। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं पड़ता पीछे, मैं अपने घर से इन्हें निकाल देता हूँ। तुम में से कोई आगे आए और इन्हें अपने घर में रख ले। क्या है किसी में इतनी हिम्मत। सब अपना सर नीचे कर लेते हैं और कोई आगे नहीं आता। तो लाला उनको 3 दिन का टाइम दे के जाता है कि अब मैं 3 दिन का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। 3 दिन में अगर मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अब वो चला जाता है। जाने के बाद अब वो सोचते हैं कि 3 दिन में हमें किराया देना है, लेकिन वो दूसरे दिन ही वापस आ जाता है। दूसरे दिन वापस आता है तो वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। अब जो उसके माता पिता होते हैं रेखा के, वो सोचते हैं कि बहुत खुश नज़र आ रहा है आज, लाला जी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है। अब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी बात लेके आया हूँ, एक ऐसा ऑफ़र लेके आया हूँ जिससे तुम्हें किराया भी नहीं देना होगा और बाकी तुम्हारे घर का भी मैं ही उठाऊँगा। खर्च जो भी होगा, मतलब मैं ही तुम्हारे घर का खर्चा भी चलाऊँगा और तुम्हें किराया भी नहीं देना होगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बताओ। वो दोनों जो एक तरफ बैठे थे उसके माता पिता, वो सोचते हैं, मजबूर बैठे हुए थे। वो सोचते हैं कि ऐसी क्या बात है। जब वो अपने उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है लाला जी, तो वो बताता है कि तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो तो मैं ये सब कुछ माफ़ कर दूंगा, किराया विराया। जब वो ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है
और बड़े दुखी होते हैं, लेकिन वो उसको कहते हैं कि हमें सोचने के लिए लाला जी टाइम चाहिए, हम आपको कल बताएंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं तो उनकी बेटी पूछती है कि क्या कहा उन्होंने और क्या ऑफ़र की बात कर रहे थे वो। तो वो बड़े उससे कहते हैं कि वो तेरे से शादी करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। जब वो ये बात सुनती है तो उसके जितने भी सपने थे वो एक पल में टूट जाते हैं। जितने भी उसने सपने सजाए थे कि मेरी शादी ऐसे लड़के से होगी, ऐसे से होगी, सब टूट जाते हैं। और वो यही सोचती है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरे माँ-बाप कहाँ रहेंगे, मेरी बहन, मेरे भाई कहाँ रहेंगे। वो यही सोचती है कम से कम सर के ऊपर छत तो रहेगी, अब तो वो खर्चा उठाने की भी कह रहे हैं। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब जो लाला होता है वो दूसरे दिन आता है तो उसको शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और लाला कहता है कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं नहीं है जो तुम शादी की तैयारियाँ करो, दोनों घर की शादी की तैयारियां मैं ही करूँगा। वो कुछ पैसे उसको दे के जाता है और उसके लिए भी काफ़ी सारे कपड़े लेके आता है रेखा के लिए। नए-नए कपड़े, लहंगे-वहंगे, जो भी मेकअप का सामान, ज्वेलरी, सब कुछ रेखा को दे के जाता है और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। शादी में वो ज़्यादा किसी को नहीं बुलाता, सिर्फ़ मेन इंसानों को ही बुलाता है। यहाँ तक कि वो अपनी उस बहन को भी नहीं बुलाता जो कि विधवा उसके घर के पास ही रहती थी। अब जब ऐसे करके शादी हो जाती है, रेखा उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद जब रेखा पहुंचती है, रात होती है। रात का जब टाइम होता है तो रेखा, उसको पता था कि ये मेरा पति है, वो अपनी पत्नी की तरह ही सारे काम करती है। उसके बाद रात होती है। रात को उसका पति उसके पास आता है, कहता है मैं बहुत खुश हूँ मेरी तुमसे शादी हुई है और तुम्हें पता है मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए मेरी जो विधवा बहन है उसकी नज़र मेरी सारी प्रॉपर्टी पे है और मैंने उसको घर से दूर रख रखा है, लेकिन उसने अपने पाँचों बच्चों को मेरे यहाँ छोड़ रखा है, इसलिए कि मैं सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर दूंगा। यही सोचकर उसने अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ रहा है और मुझे उसके बच्चों की सारी परवरिश करनी पड़ती है। उसे पता है मेरे मरने के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे से शादी करती। अब तुम्हारी मेरे से शादी हो गई है तो तुम मेरे संग पत्नी की तरह रहना, भरपूर मुझे सुख देना, और तो मैं ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सेवा करना, क्योंकि मेरी अब उम्र हो चली है। तो मेरे साथ प्यार से रहना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरी बदनामी ना हो। वो उसके संग प्यार से रहती है, लेकिन वो उसके संग प्यार भरी बातें कर कर सो जाता है। सोने के बाद सुबह होती है, वो भी सो जाती है। फिर सुबह जब होती है तो वो अपने मायके जाती है। मायके में अपनी माँ से बोलती है कि माँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बुड्ढे से मेरी शादी करवा दी, वो नामर्द है, ये है वो है। जब ऐसा कुछ बोलती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुझे ये दवाई दे रही हूँ, ये तू अपने पति को लाकर जाकर दे दे दूध में, और वो जवान हो जाएगा तेरा पति। वो ऐसा ही करती है। आने के बाद वो अपने पति को दवाई दे देती है। दवाई देने के बाद वो कुछ देर सीधा लेट जाता है। वो सोचती है कि दवाई का असर शायद थोड़ी देर में होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे बेचैनी होने लगती है, वो कांपने लगता है और वो उसको बोलता है कि रेखा मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे क्या हो रहा है, ज़रा मुझे देखो। वो जब अपने पति को देखती है तो धीरे धीरे कर कर वो ठंडा पड़ जाता है। वो सोचती है कि मेरा पति बेहोश हो गया है और वो चिल्लाती है। जब देखती है अपने पति को तो चिल्लाते हुए, रोते हुए अपने घर जाती है और अपने माँ को बोलती है कि माँ, मेरा पति को क्या, कौन सी दवाई दी थी आपने जो मेरे पति ऐसे हो गए हैं और वो तो बेहोश हो गए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं। जब वो आते हैं दोनों तो आकर देखते हैं तो वो अब इस दुनिया में नहीं थे, उसकी मौत हो चुकी थी। इधर उसकी बहन भी आ जाती है, उसके पति की बहन आ जाती है और वो सारा इल्ज़ाम निशा के ऊपर लगाती है कि मेरे भैया बिल्कुल ठीक थे और तूने ही आकर कुछ जहर दिया है मेरे भैया को, जिससे उनकी मौत हो गई है। तू सारे मेरी तेरी नज़र प्रॉपर्टी पे थी और तू चाहती थी कि इनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इसीलिए तूने मेरे भैया को मार डाला है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी थे तो मेरे पति आखिर। जब वो ऐसा बोलती है तो वो उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बॉडी का। जो घर का वकील होता है वो आता है, जब वो वसीयत के बारे में बताता है कि इन्होंने मरने से 2 दिन पहले ही सारी अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी रेखा के नाम कर दी है और कहा है कि इसमें से फूटी कौड़ी भी किसी को न दी जाए। जब वो ऐसा सुनती है तो उसकी बहन और ज़्यादा भड़क जाती है, कहती है प्रॉपर्टी के लिए ही तूने ऐसा करा था, अब प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई, लेकिन मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी कि तूने मेरे भैया को मारा है। जब वो ऐसा बोलती है तो वो रोती है और अपने घर जाती है। अब जब वो जिस घर में उसके मम्मी पापा किराए पे रहते थे, अब तो वो घर भी उसका था, पूरी प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो चुकी थी। वहाँ जाती है तो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, तूने कैसी दवाई दी थी जो मेरा पति
को तूने तो ऐसा बोला था कि मेरे पति के अंदर ताकत आएगी, वो तो और मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो वो कहती है जब तू आकर रोई थी ना मेरे पास तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और कहीं न कहीं मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, एक बुड्ढे से शादी करवा दी। काश कि हमने उसका ऑफ़र ना माना होता तो हमें चाहे सड़क पर रहना पड़ता, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ होती। ऐसा ही सोचकर मैंने तुझे उस दवाई की जगह ज़हर दे दिया था एक तरह का, जिससे उसकी मौत हो गई। मैंने सोचा था मौत हो जाएगी तो मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी और मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर दूँगी। तो वो कहती है कि माँ, मैं जैसा भी था वो मेरा पति था, अब क्या मैं उससे, जब वो मर गया है, अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, अब ऐसा हो सकता है क्या मैं किसी से शादी करूँगी और उसी घर में मैं रह सकती हूँ? मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी कि मैंने अपने ही पति को जान से मार डाला और उसी के घर में किसी और के साथ रह रही हूँ। तुमने ये अच्छा नहीं किया माँ, जैसा भी था वो मेरा पति था। वो इतना कुछ बोलती है और वो सदमा लगता है उसे बात का कि मैंने अपने ही पति को अपने हाथों से ज़हर दे दिया और मेरे पति ने मेरे नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी। सिर्फ़ 2 ही दिन हुए थे उसकी शादी को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।